सिनेमा शौकीन सबका स्वागत करता है। आज हम बात करने वाले हैं द रॉक के बारे में। ये कहानी है जॉन पैट्रिक की, जिसे सरकार ने जेल में बंद करके रखा हुआ था। लेकिन जब सरकार मुसीबत में आई तब उन्हें एहसास हुआ कि इस मुसीबत से सिर्फ उन्हें जॉन ही बाहर निकाल सकता है। कहानी की शुरुआत होती है और हमारे सामने एक कब्रिस्तान का दृश्य आता है और यहीं पर हम देखते हैं ब्रिगेडियर फ्रैंक हैमेल को, जो अपनी पत्नी के कब्र के पास आता है। उसकी पत्नी का नाम था बारबरा। वो बारबरा को कहता है कि वो उसे बहुत ही मिस करता है, हर वक्त उसे उसकी याद आती है। लेकिन अभी फ्रैंक कुछ ऐसा करने जा रहा है जो दुनिया को बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा, इसीलिए वो बारबरा से अभी माफी मांगना चाहता है। शायद इस काम के बाद पूरी दुनिया उससे नफरत करे, लेकिन फ्रैंक यह सब कुछ सोच के कर रहा है। लेकिन यहाँ से जाने से पहले वो अपने सारे मेडल्स निकाल करके रख देता है बारबरा के कब्र पे और कहता है कि अब मुझे इन चीजों की जरूरत नहीं है। फिर वो बारबरा के कब्र को चूमता है और यहाँ से निकल पड़ता है और रात होते ही अपने पूरे ग्रुप को लेकर के पहुंचता है एक नेवल डिपो पर, जहाँ पर सरकार के बहुत सारे खतरनाक हथियार और केमिकल्स रखे हुए हैं। फ्रैंक अपने पूरे ग्रुप के साथ मिल करके यहाँ से चोरी करना चाहता है। तभी हम देखते हैं कि अंदर बहुत सारे खतरनाक मिसाइल लॉन्चर्स रखे हुए हैं और बहुत सारे रॉकेट्स भी, और फ्रैंक इन सारी चीजों को चुराना चाहता है। लेकिन जैसे ही ये लोग अंदर आते हैं, इन्हें एक और केमिकल के बारे में पता लगता है जिसके बारे में इन्हें ज्यादा आइडिया नहीं। लेकिन उस कमरे में जाने के बाद इनका एक आदमी फंस जाता है और एक केमिकल जमीन पे गिर के टूट जाता है। तब ये लोग देखते हैं कि इनका जो साथी अंदर फंस गया था, उसका पूरा का पूरा शरीर अब झुलसने लगा है, उसकी चमड़ी अंदर से फट रही है। इस आदमी की बहुत ही दर्दनाक मौत होती है। तब इस चीज को देखने के बाद ये लोग कमरे को बंद कर देते हैं और फ्रैंक कहता है कि अब इस कमरे को मत खोलना, वो चीज बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। फिर हम फ्रैंक के साथी को देखते हैं जिसका नाम है टॉम बैक्स्टर। फ्रैंक के बाद अगर यहाँ के कोई डिसीजन लेता है तो वो टॉम ही है। इन सब ने अब हमेशा के लिए इस कमरे को सील कर दिया है। तभी हमारे सामने FBI के लैब का दृश्य आता है और यहीं पर हम एक साइंटिस्ट को देखते हैं जिसका नाम है स्टैनली। स्टैनली जब काम कर रहा होता है तब उसे बताया जाता है कि हमारे पास बोस्निया से एक पार्सल आया हुआ है, तुम्हें उसे चल करके देखना चाहिए। तब दो लोग अंदर जाते हैं, लेकिन वो जैसे ही पार्सल को खोलते हैं, अंदर उन्हें एक खिलौना मिलता है जिसके मुंह से गैस बाहर आ रहा है और गैस के आते ही अंदर का बॉम्ब एक्टिवेट हो जाता है। इस बॉक्स के अंदर एक C4 है। अगर C4 ब्लास्ट हुआ तो इस पूरे के पूरे लैब को तबाह कर देगा। लेकिन स्टैनली हार नहीं मानता, उसे कैसे भी इस बॉम्ब को डिफ्यूज करना है। चारों तरफ लोग भाग रहे हैं, यहाँ पर भगदड़ मची हुई है, लेकिन स्टैनली बॉम्ब को डिफ्यूज कर रहा है। उसे थोड़ा वक्त लगता है, लेकिन अंत में वो कामयाब हो जाता है। तब सारे लोगों की जान बच जाती है और स्टैनली आ जाता है घर वापस आने के बाद वो गिटार बजा रहा होता है। तभी यहाँ पर हम स्टैनली की गर्लफ्रेंड को देखते हैं जिसका नाम है कार्ला। कार्ला जैसे ही स्टैनली से पूछती है कि आज तुम्हारा दिन कैसा रहा, स्टैनली कहता है कि ये दुनिया बहुत ही क्रूर है और बहुत ही ज्यादा हिंसक। इनके नजरों में दूसरे इंसान के जीवन की कोई भी कीमत नहीं है। हर बार ये लोगों को चोट पहुंचाने के बारे में सोचते रहते हैं। इसलिए मैं नहीं चाहता कि मेरा कभी बच्चा हो। इस दुनिया में मैं अपने बच्चे को नहीं लाना चाहता, क्योंकि उसकी जान हमेशा ही खतरे में होगी। तब इन बातों को सुनने के बाद कार्ला कहती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। तब थोड़ी देर के लिए यहाँ पर स्टैनली चुप हो जाता है और बाद में कहता है कि मैं बहुत खुश, अब हम जल्दी ही शादी कर लेंगे। तब कार्ला भी इस बात के लिए मान जाती है। तभी हम देखते हैं फ्रैंक को। फ्रैंक ने अपने मरीन के पुराने सारे साथियों को यहाँ पर बुलाया हुआ है और टॉम बैक्स्टर ने भी। टॉम ने वियतनाम में युद्ध किया था, उसके वहाँ से बहुत सारे साथी आए हुए हैं। ये सारे लोग मिलते हैं और अपने मिशन को अंजाम देने के लिए निकल पड़ते हैं। इनका अगला टारगेट है कि ये लोग अल्काट्राज आइलैंड पर जाएं। वहाँ पर हमेशा ही टूरिस्ट आते रहते हैं। ये लोग जैसे ही वहाँ पर पहुँचते हैं, इन्हें 81 टूरिस्ट वहाँ पर मिलते हैं, यानी 81। फिर वो सबको बंधक बना लेते हैं इसी आइलैंड पे और उन्हें एक एक सेल में बंद कर देते हैं। तब फ्रैंक बात करता है FBI से और पेंटागन से और उनसे एक बहुत ही बड़ी रकम की डिमांड करता है कि अगर वो लोग इन सारे लोगों को जिंदा देखना चाहते हैं तब उन्हें इतने सारे पैसे इन्हें देने पड़ेंगे। और उसके अलावा इनके पास खतरनाक रॉकेट लॉन्चर्स भी हैं। अगर इनके बताए हुए समय पे सरकार ने इन्हें पैसे नहीं दिए तब ये रॉकेट लॉन्चर को छोड़ देंगे सैन फ्रांसिस्को शहर पे। तब वहाँ का कोई भी इंसान जिंदा नहीं बचेगा और उसके साथ साथ जितने भी मरीन के परिवार वालों की मौत हुई है जो ब्लैक ऑप्स मिशन में थे, उन सारे परिवार वालों को तुम लोगों को मुआवजा देना पड़ेगा। उस मिशन के बाद सरकार सारे मरीन ऑफिसर को भूल गई और ये तुम लोगों की सबसे बड़ी गलती थी। अब बहुत ही कम वक्त बचा है तुम लोगों के पास। तभी दूसरी तरफ हम स्टैनली को देखते हैं जो कार्ला के साथ इंटीमेट हो रहा होता है। तभी उसे FBI से कॉल आता है और उसके सीनियर उसे बुलाने लगते हैं। तब स्टैनली कार्ला को कहता है कि मुझे बस एक छोटे से काम के लिए जाना है, मैं जैसे ही वापस आऊंगा सबसे पहले हम शादी करेंगे। और इतना कहने के बाद वो निकल पड़ता है FBI वालों के पास। तब उसकी मुलाकात होती है FBI के डायरेक्टर से जिसका नाम है जेम्स। जेम्स एक एक करके सारी बातें बताता है स्टैनली को कि आखिर सिचुएशन कितनी खराब हो चुकी है। जेम्स बताता है कि सारे लोग अभी एक आइलैंड पे हैं जिसका नाम है अल्काट्राज। वहाँ पर बहुत सारे लैब्स हैं और रॉकेट उन लोगों ने वहीं पर रखा है, इसीलिए इन सारी चीजों को ठीक करने के लिए स्टैनली का जाना बहुत जरूरी है। तब स्टैनली भी जाने के लिए मान जाता है। फिर ये लोग उससे पूछते हैं कि तुम्हारी बंदूक कहाँ है। तब स्टैनली कहता है कि मैं तो उसे घर पे ही भूल गया हूँ। लेकिन अब FBI के लिए सबसे बड़ी मुसीबत ये है कि वो सामने से उस आइलैंड पे नहीं जा सकते। अगर वो सामने से गए तब फ्रैंक को पता लग जाएगा और वो तबाही मचाना शुरू कर देगा। इसीलिए इन्हें किसी ऐसे इंसान की जरूरत है जो उस आइलैंड के चप्पे चप्पे से वाकिफ। अल्काट्राज बहुत ही
खतरनाक जगह है, वहाँ से निकलना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। तभी इन्हें एक कैदी का नाम याद आता है जिसका नाम है जॉन। जॉन दुनिया का पहला ऐसा शख्स है जो उस आइलैंड से भागा था बिना किसी को कानो कान खबर हुए, और अगर अब इन्हें अल्काट्राज जाना है तो इन्हें जॉन की जरूरत पड़ेगी। लेकिन जॉन और जेम्स ये दोनों पुराने दुश्मन हैं, इसीलिए जेम्स अब स्टैनली को भेजता है बात करने के लिए जॉन के पास। तब स्टैनली पहुंच जाता है उसके पास, ये दोनों बात करते हैं और स्टैनली उसे पूरी बात समझाता है कि आखिर कितने सारे लोगों की जान खतरे में है। अगर जॉन ने मदद की तब वो पूरे के पूरे शहर को बचा सकते हैं। तब जॉन मदद के लिए मान जाता है, लेकिन उसकी कुछ शर्तें हैं। वो अपनी सारी की सारी शर्तें इनके सामने रखता है। जेम्स जैसे ही शर्तों के बारे में सुनता है वो आग बबूला हो जाता है। जॉन की एक शर्त ये भी है कि उसे आजाद कर दिया जाएगा इस मिशन के बाद, लेकिन जेम्स इस अग्रीमेंट को फाड़ देता है। तब जॉन बात करता है स्टैनली से और कुछ कैदियों के नाम लेता है जैसे नेल्सन मंडेला, और कहता है कि इन सारे लोगों को बेकार ही जेल में बंद करके सरकार ने रखा था सिर्फ अपनी जिद के कारण, और अभी भी ऐसा ही हो रहा है। तब जेम्स स्टैनली को कहता है कि उसकी बातों में मत आओ, लेकिन मिशन के शुरू होने से पहले इन लोगों को जॉन की कुछ शर्तें पूरी करनी है, जिनमें सबसे पहली शर्त यह है कि उसे सैन फ्रांसिस्को के सबसे आलीशान होटल में एक कमरा दिया जाए। तब ये लोग वैसा ही करते हैं और अंदर जाते ही जॉन नहाने लगता है। फिर वो ढेर सारा खाना ऑर्डर करता है ताकि यहाँ के सारे लोग डिस्ट्रैक्ट हो सके। इतने सारे खाने को देखने के बाद सारे के सारे डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तब वो अपने लिए शहर के सबसे बेहतरीन नाई को बुलवाता है और बाल कटवाने लगता है बालकनी में बैठ के। तभी यहाँ पर जेम्स आता है और कहता है कि मुझे तुम्हारी सारी की सारी शर्तें मंजूर है, अब तुम मुझसे हाथ मिला सकते हो। लेकिन जैसे ही ये दोनों हाथ मिलाते हैं, जॉन जेम्स के शरीर में एक रस्सी फंसाकर लटका देता है बालकनी से। तब स्टैनली बाकी गार्ड्स को बुलाता है कि वो लोग जेम्स को बचाएं, और जॉन इस चीज का फायदा उठा करके यहाँ से बाहर निकल जाता है। होटल के बाहर आते ही उसे हम्पी नजर आती है। तब वो गाड़ी को लेता है और सारे रास्ते को ब्लॉक करते हुए यहाँ से दूर निकल जाता है। जॉन को अपनी बेटी से मिलने जाना है जो यहाँ के पैलेस ऑफ फाइन आर्ट्स में है। वो वहाँ जाता है और अपनी बेटी को देख करके रुक जाता है। जॉन की बेटी का नाम है जेड। जेड हमेशा ही जॉन से नाराज रही है क्योंकि जब वो छोटी थी तब से जॉन ने उसे त्याग दिया। जॉन ने कभी भी उसे समय नहीं दिया, वो अपनी दुनिया में मशगूल रहा। जेड के पास उसकी माँ भी नहीं है, उसने अपनी जिंदगी हमेशा ही अकेले बिताई है। तब जॉन अपने बारे में बताता है कि वो हमेशा से जेड के पास आना चाहता था, लेकिन पुलिस वालों ने उसे जेल में डाल दिया, इसीलिए उसे इतने समय तक दूर रहना पड़ा। फिर ये दोनों बातें कर ही रहे होते हैं, तभी यहाँ पर स्टैनली आ जाता है। वो जेड को ज्यादा कुछ नहीं बताता जॉन के बारे में। वो नहीं चाहता कि जॉन की इमेज खराब हो उसकी बेटी के सामने। फिर वो उसे कहता है कि तुम्हारे पिता हमारी मदद कर रहे हैं, हमें अब काम पे वापस जाना है। तब जॉन को भी ये बात पसंद आती है, वह स्टैनली के साथ वापस आ जाता है। तब सारे लोग योजना बनाने लगते हैं कि वो लोग आइलैंड के अंदर कैसे दाखिल होंगे, और इनकी एक टीम तैयार हो जाती है। इस टीम में स्टैनली का भी नाम है, लेकिन अब स्टैनली परेशान हो रहा है क्योंकि उसने कभी भी फील्ड में काम नहीं किया, उसके पास कॉम्बैट ट्रेनिंग भी नहीं है। लेकिन स्टैनली को कैसे भी इनके साथ जाना पड़ेगा। फ्रैंक की टीम के पास कुछ बहुत ही खतरनाक केमिकल्स हैं जिन्हें सिर्फ स्टैनली कंट्रोल कर सकता है। तब स्टैनली निकल पड़ता है, लेकिन जाने से पहले वो अपनी टीम को कहता है कि वो लोग कार्ला का ध्यान रखें। फिर जॉन बड़े ही चालाकी के साथ इन्हें आइलैंड के अंदर दाखिल करवा देता है। फ्रैंक की टीम को कानो कान खबर नहीं होती कि यहाँ पर FBI की टीम आ चुकी है। ये लोग खुफिया टनल के रास्ते अंदर जा रहे होते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं होता कि फ्रैंक ने यहाँ पर भी वार्निंग के लिए जाल बिछा रखा है, और ये लोग जाल में फंस जाते हैं। जैसे ही फ्रैंक को ये बात पता लगती है, वो आगे आता है ताकि वो इनसे बात कर सके, लेकिन फ्रैंक के ज्यादातर साथी सनकी हैं। वो बात करने में विश्वास नहीं रखते। वो अंधाधुन इन पे गोलियां चलाने लगते हैं। देखते ही देखते वो हर तरफ लाशें बिछा देते हैं। तब अंत में इनकी टीम से सिर्फ 2 ही लोग जिंदा बचते हैं, जॉन और स्टैनली। और अब इन्हें कैसे भी आगे बढ़ना है, लेकिन सबके मौत के बाद अब जॉन कहता है कि ये मिशन यहीं पर खत्म होता है, मुझे वापस जाना है। तब स्टैनली समझाता है और कहता है कि अगर हम वापस चले गए तब पूरा का पूरा शहर तबाह हो सकता है। अब इस बात को मत भूलो कि आपकी बेटी भी उसी शहर में है, आप अपनी बेटी की जान खतरे में डाल रहे हैं। तब इन बातों को सुनने के बाद जॉन दोबारा मान जाता है और ये लोग आगे बढ़ने लगते हैं। तब स्टैनली धीरे धीरे करके जॉन को सारी चीजें समझाता है कि फ्रैंक की टीम के पास 15 मिसाइल्स है, और मिसाइल्स के अंदर उन लोगों ने VX केमिकल डाल रखा है। वो केमिकल बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। जैसे वो शहर के अंदर ब्लास्ट होगा, लोगों की चमड़ी फटने लगेगी, उनकी इतनी दर्दनाक मौत होगी जिसके बारे में कोई सपने में भी नहीं सोच सकता। इसीलिए मुझे कैसे भी उन मिसाइल्स के पास जाना है। अगर मैं वहां तक पहुंच गया तब मैं सबको डीएक्टिवेट कर दूंगा। फिर जॉन भी इन बातों को समझ जाता है और बड़े ही चालाकी के साथ वो स्टैनली को लेकर के जाता है उस कमरे में जहां पर मिसाइल्स है। तब स्टैनली काम करना शुरू करता है, लेकिन जॉन कहता है कि तुम बहुत ही धीरे काम कर रहे हो। तब स्टैनली उसे VX केमिकल दिखाता है और कहता है कि ये काम धीरे ही होता है, अगर मैंने कोई भी जल्दबाजी की तो सबसे पहले हम दोनों मरेंगे। और समय अब ऐसे ही बीतने लगता है। फिर देखते ही देखते स्टैनली 12 रॉकेट को डीएक्टिवेट कर देता है। तभी फ्रैंक की टीम को इस बारे में भनक लग जाती है कि अभी भी कुछ लोग अंदर जिंदा बचे हैं। तब वो सारे वापस आकर के हमला करने लगते हैं इन दोनों पे। तब हम पहली बार देखते हैं कि स्टैनली भी गोली चला रहा है, लेकिन अब फ्रैंक को पता लग जाता है कि उसके 12 के 12 रॉकेट को खराब कर दिया गया है, उन सबके चिप्स बाहर निकाल दिए गए हैं। तब फ्रैंक एक हॉस्टेज को बाहर लाता है और उसके सर पे बंदूक तान के इनसे बात करता है कि अगर जल्दी से उन लोगों ने सारे चिप्स को नहीं लौटा
लौट आया तब वो एक एक करके सारे हॉस्टेजेस को मारना शुरू कर देगा। तब जॉन इस बारे में सोचता है। वो सारे चिप को वापस मांगता है स्टैनली से। चिप जैसे ही उसके हाथ में मिलते हैं वो सारे के सारे चिप को तोड़ देता है और कहता है कि मैं अपने आप को हवाले कर रहा हूँ फ्रैंक के, मैं उन्हें उलझा करके रखूंगा, तब तक तुम्हें समय मिल जाएगा, तुम बाकी रॉकेट्स को खराब कर देना। और इतना कहते ही वो चला जाता है फ्रैंक के सामने। तब फ्रैंक उससे पूछता है कि चिप कहाँ पे है, लेकिन जॉन बातें घुमाने लगता है और कहता है कि तुमने अपनी जिंदगी का सबसे गलत फैसला लिया है। तुम्हें लगता है कि सरकार ने तुम्हारे साथियों के साथ गलत किया है तो तुम सरकार से पैसे लेकर के अपने साथियों की मदद कर पाओगे और इससे तुम एक अच्छे देशभक्त बनोगे। तुम्हारे लिए देशभक्ति के मायने ही खराब है। तुम इस देशभक्ति के आड़ में करोड़ों मासूम लोगों को मारने जा रहे हो। जरा इस बारे में सोचो। सरकार का कुछ नहीं जाएगा। सरकार जैसे पहले थी वो बाद में भी वैसी ही रहेगी। अगर किसी का नुकसान होगा तो वो मासूम लोगों का होगा। तब इन बातों को सुनने के बाद फ्रैंक के साथी पीटने लगते हैं जॉन को। तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं स्टैनली को जो 13वें रॉकेट को डीएक्टिवेट करने की कोशिश कर रहा है। तभी ये लोग स्टैनली के पास भी पहुंच जाते हैं और जैसे ही पेंटागन में सबको ये बात पता लगती है कि जिस टीम को इन लोगों ने भेजा था उसमें से ज्यादातर लोग मारे गए हैं, तब ये लोग दूसरी योजना बनाने लगते हैं। और अब इनकी योजना होती है कि ये लोग पूरे के पूरे आइलैंड को तबाह कर देंगे। वहाँ पर जितने भी मासूम लोग हैं ये लोग उनकी भी परवाह नहीं करेंगे, तभी ये लोग पूरे शहर को बचा पाएंगे। तभी हम देखते हैं कि पैक्सटन नाम का एक एजेंट जाता है जेम्स के पास और कहता है कि आखिर तुम जॉन से इतनी नफरत क्यों करते हो? तुम्हें पता है कि जॉन अभी भी जिंदा है लेकिन अभी भी तुम उसे मारने पर तुले हो। आखिर दिक्कत क्या है तुम्हें उनसे? तब जेम्स यहाँ पर जॉन की पूरी कहानी बताता है कि जॉन एक ब्रिटिश एजेंट है। वो एसएएस के लिए काम किया करता था। तब उसके हाथ एक माइक्रो फिल्म लगा जिसमें अमेरिका के बारे में बहुत सारी गोपनीय जानकारियां थी। फिर हम उसके पीछे लग गए और एक वक्त के बाद हमने उसे पकड़ा कैनेडियन बॉर्डर पर और उसे गिरफ्तार कर लिया। हम सब ने कहा कि अगर तुम हमें माइक्रो फिल्म दे दोगे तब हम तुम्हें छोड़ देंगे। उसी वक्त जैसे ही एसएएस को ये बात पता लगी उन लोगों ने जॉन को त्याग दिया और इस बात से इनकार कर दिया कि वो कभी उनका एजेंट भी था। तब जॉन के सपोर्ट में कोई भी नहीं बच गया, न यहाँ की सरकार न वहाँ की सरकार। तब हमने उसे लॉकअप में डाल दिया, इस बात को जानते हुए कि उसकी कोई गलती नहीं है। उसकी सिर्फ यही गलती है कि उसके हाथ वो माइक्रो फिल्म लग गई। तब पैक्सटन कहता है कि अगर जॉन ने इस मिशन को कंप्लीट कर दिया तब उसके साथ क्या होगा? हमने उससे वादा किया है कि हम उसे रिहा करेंगे। तब जेम्स कहता है कि हम ऐसा कुछ भी नहीं करने वाले हैं। जब तक वो हमें माइक्रो फिल्म नहीं देगा हम उसे ऐसे ही बंद करके रखेंगे। तभी हम जॉन को देखते हैं जिसे एक सेल में बंद कर दिया गया है और उसके बगल वाले सेल में स्टैनली को बंद करके रखा गया है। स्टैनली भी जॉन से यही सवाल पूछता है कि आखिर जॉन जेल में क्यों है। तब जॉन यही पूरी कहानी बताता है, लेकिन वो कहता है कि मैंने अब तक माइक्रो फिल्म किसी को इसलिए नहीं दिया कि उस फिल्म के मिलते ही सारे लोग मेरी हत्या कर देंगे, क्योंकि तब मैं उनके लिए किसी काम का नहीं रह जाऊंगा और मेरी मौत को वो लोग आत्महत्या घोषित कर देंगे। इस मिशन के बाद भी वो लोग यही करने वाले हैं, अभी भी वो मुझे रिहा नहीं करेंगे। तब स्टैनली उससे पूछता है कि आखिर पिछली बार आपने इस सेल को खोला कैसे था? तब जॉन इस बात का जवाब नहीं देता। वो एक रस्सी बनाता है और रस्सी को फेंकता है सिक्योरिटी स्विच के पास। जैसे ही वो रस्सी वहाँ पर फंसती है वो दरवाजों को खोलने लगता है, लेकिन जैसे ही ये दरवाजे खुलते हैं ये दोनों भागते हुए बाहर आते हैं बीच के पास। लेकिन जॉन एक बार फिर से यहाँ से भागने की कोशिश कर रहा है। तब स्टैनली कहता है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तब जॉन कहता है कि मुझे पता है फ्रैंक के बारे में, उसके अंदर कहीं ना कहीं अभी भी इंसानियत बाकी है। वो बस नाटक कर रहा है कि वो सारे लोगों को मार देगा, वो किसी को भी नहीं मारने वाला। तब स्टैनली कहता है कि अगर फ्रैंक किसी को ना मारे तब भी सरकार इस पूरे आइलैंड को तबाह कर देगी। मैं सरकार को जानता हूँ, अगर हमने सब कुछ को नहीं संभाला तो वो जल्दी ही इस पूरे आइलैंड को तबाह कर देंगे और बहुत सारे लोग मारे जाएंगे जो यहाँ पर कैदी हैं। लेकिन जॉन उसकी बातों को नहीं सुनता। तब स्टैनली भी गुस्सा हो जाता है और कहता है कि मैं अकेला ही कर लूंगा सब कुछ, मुझे आपकी जरूरत नहीं है। लेकिन वो जैसे ही मिसाइल के पास वापस जाता है फ्रैंक के लोग उसे पकड़ लेते हैं, लेकिन वो स्टैनली को मारते उससे पहले दोबारा वापस आ जाता है जॉन और उसकी जान बचा करके कहता है कि मैं यहाँ पर सरकार के लिए नहीं बल्कि तुम्हारे लिए आया हूँ। मैं नहीं चाहता कि तुम मरो और तुम्हारा बच्चा बिना बाप के पैदा हो। मेरी बच्ची ने बिना बाप की अपनी जिंदगी बिताई है, मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे बच्चे के साथ ऐसा हो। तभी हम फ्रैंक को देखते हैं जो बहुत ही ज्यादा गुस्से में है। उसने जितना समय बोला था उतना समय हो चुका है, लेकिन सरकार ने अभी भी पैसे नहीं दिए। तब ये लोग एक रॉकेट लॉन्चर को छोड़ देते हैं, वो भी एक स्टेडियम की तरफ जो खचाखच भरी हुई है लोगों से। लेकिन जैसे ही वो लॉन्चर स्टेडियम के पास जाता है फ्रैंक उसका कोऑर्डिनेट बदल देता है। तब वो लॉन्चर चला जाता है समंदर की तरफ और किसी को भी चोट नहीं पहुंचती। तब इस चीज को देखते ही फ्रैंक के सारे साथी आग बबूला हो जाते हैं और कहते हैं कि तुमने ये क्या किया? अब सरकार को पता लग जाएगा कि हम कमजोर हैं और हम किसी की भी जान नहीं लेंगे, अब वो कभी भी हमें पैसे नहीं देंगे। तब फ्रैंक कहता है कि हम कभी भी किसी को नहीं मारने वाले थे, ये सब कुछ बस एक ब्लफ था। मैं कोई कातिल नहीं हूँ, मैं एक सिपाही हूँ जो अपने साथियों को इंसाफ दिलवाना चाहता था। लेकिन अब मुझे लगता है कि सरकार अभी भी नहीं मानने वाली। तुम सारे लोग यहाँ से चले जाओ, मैं अपने आप को सरकार के हवाले कर और सारा का सारा इल्जाम अपने सर पे लूंगा कि ये सब कुछ मैंने किया है। तुम लोगों में से किसी को कुछ भी नहीं होगा। तब ये सारे लोग भड़क जाते हैं और कहते हैं कि हम यहाँ पर समाज सेवा के लिए नहीं आए थे, हमें पैसे चाहिए, हमें अभी भी पैसे चाहिए और अगर हमें पैसे नहीं मिले तो हम इन सारे लोगों को मार देंगे। तब इन बातों को सुनने के बाद फ्रैंक बंदूक तान देता है इन पे। तब हम डेरो नाम
के आदमी को देखते हैं जो बहुत ही गुस्से में है और अब वो धीरे धीरे इनका मुखिया बन चुका है, जितने भी लोगों को पैसे चाहिए। तभी यहाँ पर जॉन और स्टैनली भी चले आते हैं। वो सारी चीजों को देख लेते हैं और इस बात को समझ जाते हैं कि फ्रैंक की जान खतरे में है। तभी यहाँ पर गोलीबारी होने लगती है और बाकी सारे लोग फ्रैंक को गोलियों से छल्ली कर देते हैं। तब स्टैनली पहुंचता है फ्रैंक के पास और कहता है कि वो आखिरी रॉकेट लॉन्चर कहाँ पे है, मुझे अभी तक वो नहीं मिला। तब फ्रैंक बताता है कि वो लाइट हाउस में है और इतना कहने के बाद वो अपना दम तोड़ देता है। फिर स्टैनली निकल पड़ता है लाइट हाउस की तरफ और अंदर पहुंचते ही उसे रॉकेट लॉन्चर नजर भी आ जाता है। तब वो उसके अंदर से VX केमिकल को बाहर निकालने लगता है, लेकिन इसी वक्त अब यहाँ पे डैरो पहुंच जाता है। वो अपना चाकू बाहर निकालता है और स्टैनली को कहता है कि अगर हिम्मत है तो आकर के मुझसे लड़ो। लेकिन स्टैनली जानता है कि वो लड़ाई में इनसे नहीं जीत सकता। उसके सामने एक रॉकेट पड़ा है जो अब बिल्कुल खाली है, उसके अंदर कोई भी केमिकल नहीं है। तब वो रॉकेट को चला देता है जो डैरो के बिल्कुल सामने है और ये रॉकेट तबाह कर देती है डैरो को। तब दोबारा स्टैनली अपने काम पे लग जाता है। वो सारे VX केमिकल को बाहर निकालता है और यहाँ से जाने लगता है। इसी बीच हम देखते हैं कैप्टन फ्राई, जिसे स्टैनली के बारे में पता लग गया है। अब वो उस पे अंधाधुंध गोलियां चला रहा है। स्टैनली भागते जा रहा है और वो उसका पीछा कर रहा है। तभी हम देखते हैं कि सरकार ने यहाँ पर बहुत सारे फाइटर प्लेन को भेजा है जो इस आइलैंड को तबाह कर देंगे। तब तक फ्राई पकड़ लेता है स्टैनली को और उसे मारने लगता है। तब स्टैनली देखता है कि उसके हाथ में एक VX केमिकल है। तब अपनी जान बचाने के लिए वो उस केमिकल को डाल देता है फ्राई के मुंह के अंदर। फिर जैसे ही केमिकल फटता है, फ्राई की मौत होने लगती है। लेकिन इस केमिकल की चपेट में अब कहीं ना कहीं स्टैनली भी आ गया है। उसके भी शरीर में बदलाव आ रहा है। ये बात स्टैनली को पहले से पता थी कि वो कभी ना कभी तो चपेट में आ जाएगा, इसीलिए उसने एंटीडोट पहले ही बना लिया था। जब तक ये केमिकल उसके पूरे शरीर में फैलता, उससे पहले वो अपने आप को एंटीडोट का इंजेक्शन लगाता है। तब केमिकल का असर कम होने लगता है और स्टैनली भागता हुआ आता है बाहर। उसके हाथ में फ्लेयर गन है। वो सारे सिपाहियों को ग्रीन सिग्नल देता है कि कोई भी इस आइलैंड को तबाह ना करे। तब तक एक सिपाही ने यहाँ पर एक रॉकेट छोड़ दिया है जिससे एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है। लेकिन ये ब्लास्ट उस जगह पे हुआ है जहाँ पर कोई भी कैदी नहीं था। लेकिन स्टैनली इसकी चपेट में आ गया। वो अब समंदर में गिर चुका है, मगर सारे लोगों को पता है कि उन्हें ग्रीन सिग्नल मिल गया। अब उन्हें इस आइलैंड पे कोई भी ब्लास्ट नहीं करना। तभी जॉन को पता लगता है कि स्टैनली बेहोश हो चुका है पानी के अंदर। फिर वो उसे निकालता है बाहर। तब तक पेंटागन में सबको पता लग जाता है कि इस मिशन पे अब उनका कंट्रोल है। सारे के सारे क्रिमिनल्स मारे गए। तब वो लोग कांटेक्ट करते हैं स्टैनली से। तब स्टैनली बताता है कि जितने भी लोगों को उन लोगों ने बंधक बनाया था, वो सारे के सारे लोग अभी भी जिंदा हैं। उनमें से किसी को कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन जो रॉकेट लॉन्चर सरकार ने यहाँ पे छोड़ा था, उसकी चपेट में जॉन आ गया। जॉन की मौत हो गई। तब इन बातों को सुनने के बाद जॉन मुस्कुराता है और स्टैनली जॉन को कहता है कि अब आप हमेशा के लिए आजाद हैं। आपके पीछे कभी कोई नहीं आएगा। तब जॉन स्टैनली को कहता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक सजेशन है। जब तुम कार्ला से शादी करो तब मेरे बताए हुए जगह पे हनीमून के लिए जाना, और एक पेपर दे देता है स्टैनली को। तब स्टैनली भी समझ जाता है कि आखिर ये किस चीज का लोकेशन है और समय अब ऐसे ही बीतने लगता है। स्टैनली शादी करता है कार्ला से और हनीमून के लिए उसी जगह पे जाता है जो एड्रेस उसे जॉन ने दिया था। और वहां जाने के बाद उसे वही माइक्रोफिल्म मिलती है जिसके चक्कर में पूरी की पूरी सरकार लगी हुई है। जब स्टैनली माइक्रोफिल्म को देखना शुरू करता है तब उसके सामने बहुत सारे राज सामने आते हैं। तब स्टैनली समझ जाता है कि वो बहुत सारे बदलाव लाने वाला है सरकार, और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, हमारी आज की ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।